एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया के एक कोठे में जाता है। वह का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं दिखाई देती हैं, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही होती हैं। उन महिलाओं में से किसी एक महिला को उसे पसंद करना था। फिर वह बारी बारी सभी महिलाओं को देख रहा था, लेकिन जैसे ही एक महिला पर उसकी नज़र पड़ती है तो उस महिला की आंखें नीचे झुक जाती हैं। उस महिला की झुकी हुई नज़रों को देखने के बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा है। फिर वह आदमी उस महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। जब उस महिला से बातचीत करता है तो पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया की कोठे में देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे, ये यहाँ कहाँ से और कैसे यहाँ पर पहुँची है और इसके साथ ये सब कैसे हुआ है। वह इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश में था, और जब सवालों के जवाब जानता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी इसको सल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला से छोटी छोटी गलती हो जाती है तो लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे यह गलती जाने में हुई हो या अनजाने में हुई हो। उस गलती को माफ़ी नहीं किया जाता है, जबकि पुरुषों की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर जिस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो कदम उठाया वो वाकई बहुत बड़ा कदम था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई। उसको मुंबई बुलाया गया था कि आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी उस आदमी का 2-3 माह पहले ही शादी हुई थी। उसे अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसी कंपनी की बात थी जिस कंपनी में वह काम कर रहा था। आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वह वहाँ पहुँच जाता है तो 2 हफ्ते काम करता है। वहाँ पर काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है और अपनी पत्नी को घूमने के लिए मुंबई बुलाता है। जैसे ही यह बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी खुश हो जाती है। वह कहती है, मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मैं मुंबई घूमने जाऊं, वहां जाकर देखूं, क्योंकि मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविज़न पर ही या फिल्मों में ही देखा है। सही में देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह की बातें करती हैं तो उसका पति कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है, तुम आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफ़र पूरा करके सीधा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। और वह दिन भी आता है। वह घर से तैयारी के साथ सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं और अपनी निर्धारित ट्रेन और अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती हैं। और सबसे पहले अपने सास ससुर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर दूर का सफ़र है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। फिर वह दूसरा फ़ोन अपने पति को करती हैं और अपने पति से कहती हैं कि मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूँ और मैं जल्द ही आपके पास पहुँच जाऊँगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल कहता है, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना और अपने सफ़र पर ध्यान देना। और इसी तरह अपने पति को समझाने की कोशिश भी करता है। अब ट्रेन मुंबई के सफ़र के लिए चल पड़ती हैं। ट्रेन जैसे ही मुंबई के सफ़र के लिए चलती हैं तो जिस बोगी में वह बैठी हुई है उसके सामने वाले सीट पे 2 व्यक्ति भी बैठे हुए हैं। एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। मगर धीरे धीरे जब सफ़र आगे की तरफ चलता है तो वह दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस तरह की बातें करते हैं। यह महिला किसी से बातचीत नहीं करती है और इसका नाम तानिया था। तानिया किसी से भी बातचीत नहीं करती हैं। वह बात कर रही थी तो अपने ससुर से और अपने सास से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती हैं कि अब इतना किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की के बाहर झाँक कर बताती हैं कि देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से उसका जो सफ़र था वो कटने लगता है। और जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो उन दोनों व्यक्ति जो कि उसके सीट के ठीक सामने बैठे थे, उनमें से एक व्यक्ति कहता है, बहन जी लगता है कि आप पहली बार आप ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, वह भी मुंबई का। तो वह कहती है कि मैं बहुत सारी सफ़र कर चुकी हूँ लेकिन अकेले मुंबई पहली बार जा रही हूँ। जब वो लोग इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि बहन जी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो
परेशानी हो तो आप हमें बताइएगा। ऐसे ही बातचीत चल रही थी। कुछ खाने पीने के सामान थे तो वह तानिया को खाने के लिए देते हैं, लेकिन तानिया उसे खाने से मना कर देती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, 15-16 घंटे की सफ़र थी। जब पास में लोग रहेंगे तो कुछ बातचीत जरूर होगी। और यह दोनों लोग तानिया से बातचीत करते हैं, तानिया भी इन लोगों से बातचीत करती हैं। उन लोगों में कुछ जान पहचान होती हैं और इसी तरह ये जो सफ़र था वह वाकई बहुत सुहाना था, बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर का आसपास अभी मुंबई बाकी था, यानी कि अब 1000 किलोमीटर से 850 किलोमीटर सफ़र तय हो चुका था। तानिया अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अब आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो तानिया का पति कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊँगा। बस फ़ोन पर इतना सब बातें होने के बाद जो ये दोनों व्यक्ति थे वह कहते हैं कि आप चाय पीजिएगा। तो वह कहती हैं कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। लेकिन जब वह तीसरी बार चाय लेते हैं तो तानिया को भी चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पीते हैं। जब तानिया चाय पीती हैं तो चाय पीते ही तानिया एकदम बेहोश होने लगती हैं, उसे नींद आने लगती हैं। लेकिन लगभग 2 या 3 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि तानिया अब ट्रेन में किसी कोच में नहीं बल्कि एक कार के अंदर है और कार बहुत तेज़ी से चल रहे थे। वो हल्की हल्की आंखें खोलने की कोशिश करती हैं तो उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुलती हैं, वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन वो जो दोनों व्यक्ति थे वह भी कार के अंदर थे, एक और नया व्यक्ति कार के अंदर था। तानिया को साफ साफ अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो चुकी है। तो वह कहती है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती उसको जोरदार का एक थप्पड़ लगता है और कहा जाता है कि आवाज़ निकालोगी तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो। क्योंकि उसके चाय में कुछ नशीली पदार्थ दिया गया था, जिसके बाद चाय पीने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह विरोध कर सके। लेकिन लगातार गाड़ी चलती रहती है और गाड़ी चलते चलते पहुंचती हैं मुंबई के एक रेड लाइट एरिया की एक कोठे पर और वहां पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी। उन दोनों महिलाओं से उस औरत को बेचने की बातचीत होती हैं। मोल भाव करने के बाद वह दोनों महिलाएं उस औरत की कीमत 45,000 रुपये लगाती हैं। उसके बाद वह दोनों लोग 45,000 रुपये लेकर वहां से रफूचक्कर हो जाते हैं। उस महिला को हल्का हल्का होश आने लगता है और वह गिड़गिड़ाने लगती हैं, वह रोने लगती हैं। वह भीख मांगती है कि मुझे अपने पति के पास जाने दो, लेकिन ये दोनों व्यक्ति उसे ठोकर मारते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब यह एक कोठे पर मौजूद थी। जब कोठे की तरफ नजर दौड़ाती हैं, वहां के दृश्य देखती हैं तो वहां पर पहले से ही कितनी ही लड़कियां थी। उन्होंने अपने लिबास भी ऐसे पहने हुए थे जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाएगा। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वह विरोध करने पर उतारू हो गई थी, वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसको एक कुर्सी से बांधकर उस कमरे में बंद कर दिया जाता है और वह चिल्ला ना सके इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। यह बात है 7 अक्टूबर की। वह 7 अक्टूबर को घर से चली थी, लेकिन अब 9 अक्टूबर हो गई थी और इसी तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। काफ़ी इंतजार करने के बाद उसकी पत्नी इसको वहाँ दिखाई नहीं देती हैं, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप से पूछता है, फिर जाकर रेलवे स्टेशन पर GRPF को सूचना देता है। साथ ही पुलिस स्टेशन में जाता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वह तमाम कोशिश करता है अपनी पत्नी को तलाश करने की ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर भी जाता है और वहां जाकर CCTV कैमरा चेक करवाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर आई है और ट्रेन के अंदर भी बैठी हैं, लेकिन मुंबई नहीं पहुंचती हैं। वह तमाम कोशिश कर रहा था। उधर उसकी पत्नी को रोज रोज मारा जाता था, उसको रोज पीटा जाता था, उसको खाना भी नहीं दिया जाता था और उसके साथ जितनी ज्यादती और जितनी हैवानियत उसके साथ हो रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। जिसके बाद 16वें दिन उस कोठे की मालकिन सुनीता वह कहती हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, यदि आज तुम ग्राहकों के लिए तैयार नहीं होती हैं तो फिर तुम्हारा वह असर किया जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लड़कियां वहां पर पहले से काम कर रही थी उन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है। वो लड़कियां कहती हैं कि तानिया तुम मान जाओ, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारे जाने के रास्ते सभी बंद हो चुके हैं। तुम्हें अब यहीं रहना होगा, यहीं काम करना होगा। अब तुम्हें कोई भी नहीं छुड़ा सकता है, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है और अब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं आएगा। जिसके बाद आखिरकार तानिया टूट जाती हैं और तानिया भी ऐसे ही कपड़े पहनती हैं जिस कपड़े को देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और आज
19-22 महिलाओं में से तानिया का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तानिया को ही पसंद किया था। तानिया को लेकर वह कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही वो अंदर दरवाज़ा बंद करता है तो वह गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं और रोती भी ऐसी है कि उस कमरे से उसकी आवाज़ें बाहर नहीं जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके आंसू टपक रहे थे। रोते हुए पैरों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे ही यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति का नाम साहिल है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। मैं तो सिर्फ मुंबई घूमने के लिए आई थी, इसने मुझे चाय में कोई नशीला पदार्थ पिलाया और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। वो अपनी परेशानी, अपना दर्द उस आदमी से बयां करती हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब बात मदद करने की जाती है तब वो कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह बार बार फ़ोन को देखता है और वो अपने पत्नी के नंबर पर लगातार फ़ोन करता है, लेकिन उसकी नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही आती है। वह यह सब सोच ही रहा था कि 16 दिन बाद साहिल के फ़ोन में एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। उस तरफ से एक लड़की रोते हुए बोलती है कि मैं तानिया बोल रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वो अपने पत्नी की पूरी कहानी को सुनता है, जिसके बाद वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, किस कोठे पर हूँ, किस रेड लाइट एरिया में हूँ। जिसके बाद वो आदमी बात करता है और बताता है कि यह इलाका गुंज है। वो व्यक्ति सारी जानकारी देता है जो व्यक्ति अभी तक उसकी मदद कर रहा था। साहिल को अपनी पत्नी की सूचना मिल जाती है तो साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, इसको कैसे बचाऊँ। साहिल बचाने के लिए सोचता है कि पुलिस के पास जाऊँगा, पुलिस वहाँ पर छापा मारेगी तो पता चला कि उसको कोठे से गायब कर दिया है, कुछ मुश्किलें और बढ़ जाएगी। इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करता है और वह सीधा पुलिस की मदद लेने के बजाय सीधा ग्राहक बनकर उसी कोठे पर पहुंच जाता है। अब जो पुराने ग्राहक थे वो जा चुके थे, अब साहिल नया ग्राहक बनकर जाता है और उन महिलाओं में से अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। हर महिलाओं को रिजेक्ट करता है, जिसके बाद कोठे की मालकिन कहती है नए वाली लड़की दिखाओ, कहीं वो उसको पसंद आ जाएगी। जिसके बाद तानिया को देखने का नंबर आता है। तानिया को देखते ही उसकी बीवी की नज़रें झुक जाती हैं, अपने आंखों से आंसू दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और उसको लेकर कोठे के अंदर चला जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार वह यहाँ कैसे पहुँची। वह अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता है, उसे अपने सीने से लगाता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की। यहाँ से सोचो कि निकले हम कैसे। अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हम पर हमला कर देंगे, हमें मार भी सकते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरीका सूझती है और वह पुलिस कंट्रोल में फ़ोन करता है और पूरी कहानी गायब होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताता है। बताते बताते कहता है कि पुलिस को मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया के फला कोठे पर फला रूम में है, अब आप जल्दी आ जाइए। पुलिस बहुत ईमानदारी से काम करती है, वहाँ पर पुलिस बहुत ही बड़ी संख्या में पहुँचती हैं, वहाँ पर छापा मारा जाता है, वहाँ पर हर एक कमरे की तलाशी ली जाती हैं। तो साहिल और तानिया भी एक कमरे में मौजूद मिलते हैं और दोनों की हालत देखने दिखाने लायक थी। पुलिस उन्हें सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालती हैं। न केवल तानिया वहाँ से निकलती हैं बल्कि ऐसी कई लड़कियाँ को भी वहाँ से निकाला जाता है जो बेवजह दलालों के चुंगल में फंस जाती हैं। उन दलालों के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है, तब पता चलता है कि वह दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं और अकेली औरतों को अपना शिकार बनाते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।